Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about होम्योस्टेसिस। आज हमारा चल रहा है होम्योस्टेसिस का लेक्चर। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस से लेक्चर में मैं फिर से बता दे रहा हूँ होम्योस्टेसिस एक्चुअली होता क्या है। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली होता है आपके जो इंटरनल एनवायरनमेंट में एक कंस्टेंट कंडीशन या फिर नियरली कंस्टेंट कंडीशन जो रहता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। एंड आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो होता है या फिर इंटरनल कंडीशन जो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो व्हाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ द इंटरनल एनवायरनमेंट, इसके ऊपर हम आगे आने वाले लेक्चर में जानेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम इंटरनल एनवायरनमेंट क्यों कहते हैं, वो आगे चल करके आपको पता चलेगा। फिलहाल के लिए हम फिजियोलॉजी का एक सिंपल सा डेफिनेशन देख रहे हैं। तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या हो गया, फिजियोलॉजी इज़ द साइंस दैट सीक्स टू एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। देखो, फिजियोलॉजी बेसिकली, फिजियोलॉजी का मतलब सिंपल मीनिंग क्या है, फंक्शन। बट फंक्शन कहने का मतलब ये नहीं कि मतलब इसका कोई लिमिटेशन ऐसा है। हमारे जो ह्यूमन बॉडी है, या जनरली हम ह्यूमन के बात करेंगे, वैसे बहुत सारा फिजियोलॉजी होता है, बैक्टीरियल फिजियोलॉजी, वायरल फिजियोलॉजी, इनवर्टिब्रेट फिजियोलॉजी, वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी, ऑल आर देयर। ओके, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि हम मेडिकल पढ़ते हैं तो हम किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में नियरली 100 ट्रिलियन सेल होता है, एंड हर एक सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है, इसीलिए हमें फिजियोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो फिजियोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या हमें एक्सप्लेन करता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म ये हमेशा चलते रहता है। एंड ये अगर नहीं चलेगा तो आप ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको डेथ होने में। अगर मैं साधारण सी बात करूं, पोटासियम लेवल का जो कंसंट्रेशन होता है 3 से लेकर के 4.5 समथिंग कंसंट्रेशन रहता है। अगर उसका कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो गया ना, हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, अगर ऐसा कंडीशन बन जाएगा, वो लाइफ थ्रेटनिंग होगा। नीचे जाएगा तो भी मरोगे, ऊपर जाएगा तो भी मरोगे। तो ये कैसे होता है, ये हमारा एक बॉडी एक ऑटोमेटिक सिस्टम की तरह से काम करता है। जब भी आपको फीवर होता है, क्या करता है, बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करके बॉडी का टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिजियोलॉजी में आप जनरली क्या पढ़ते हो कि हमारे बॉडी में वो कौन सा फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म कैरिड आउट होता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, अपने लाइफ को पोजेस करके रखते हैं। एंड हम क्या करते हैं, आगे चल करके रिप्रोड्यूस करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं, लाइफ को कैरी फॉरवर्ड, न्यू इवोल्यूशन हम सृष्टि करते हैं। तो वो आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि कैसे लाइफ रिप्रोड्यूस होता है, कैसे हमारे बॉडी में जितने भी आयन होता है, जितने सारे केमिकल्स होता है, वो कैसे अपना एक मैकेनिज्म शो करके हमारा जो ये वर्तमान के जो लाइफ है, उसका जो ओरिजिन है, उसका जो डेवलपमेंट है, एंड आगे चल करके लाइफ जो भी प्रोग्रेशन करेगा, उसमें से आपका फिजियोलॉजी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर सेटअप करता है। इसीलिए हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिजियोलॉजी का पूरा मतलब पता हो गया कि फिजियोलॉजी इज़ द साइंस दैट सीक्स टू एक्सप्लेन फिजिकल एंड केमिकल मैकेनिज्म दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ लाइफ। ओके, नाउ ईच टाइप ऑफ लाइफ फ्रॉम द सिंपलेस्ट वायरस to the largest tree or a complicated human being has its own functional characteristic। देखो, जिसके पास लाइफ है उसके पास फिजियोलॉजी है,
विदाउट फिजियोलॉजी लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल। लाइफ हो ही नहीं सकता है। सोचो, आपके अंदर अगर प्रॉपर तरीके से अगर इंसुलिन का फॉर्मेशन ना हो तो आप मर जाओगे। कंडीशन सीवियरिटी के होगा ना, कंडीशन सीवियर हो जाएगा। ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, खतरनाक। ग्लूकोज लेवल घट गया, खतरनाक। हमारे बॉडी में डिफरेंट आयन्स होते हैं, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोराइड आयन। अगर इसका ऊपर नीचे बैलेंस हुआ, खास करके आपका पोटासियम, मैंने जो बात किया था, पोटासियम कम हो जाएगा तो भी मरोगे, पोटासियम ज़्यादा हो जाएगा तो भी मरोगे। तो हम जो यहाँ पर बोलते हैं नियर कांस्टेंट कंडीशन, इसीलिए होम्योस्टेसिस का मैंने क्या डेफिनेशन बताया था, मेंटेनेंस ऑफ नियर कांस्टेंट कंडीशन इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब शरीर के अंदर नहीं, वैसे शरीर के अंदर समझा जाएगा, क्योंकि ऑल थिंग्स, ये तो कोई बाहर ही नहीं है, जो चीज़ चल रहा है अंदर की तरफ से। तो अंदर की जो इंटरनल एनवायरनमेंट, ये इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, आपका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। आगे चल कर के आप जानोगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, इंटर सेलुलर फ्लूइड क्या होता है। सो बॉडी कंपार्टमेंट, हमारा जो फ्लूइड का बॉडी में जो फ्लूइड का डिफरेंट कंपार्टमेंट है, आगे चल कर के उसके ऊपर आप जानोगे डिटेल में। ठीक है, फिलहाल के लिए ये जान लो कि अगर इन आयन्स का मैं जो बता रहा था, पोटासियम आयन ऊपर जाएगा प्रॉब्लम, नीचे आएगा प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमें फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा ना, कि पोटासियम का नॉर्मल कंसंट्रेशन क्या है, पोटासियम अगर डाउन होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा, पोटासियम का फंक्शन क्या है। एक आयन आपको मरवा सकता है, एक आयन के कारण आप अभी वर्तमान जीवित हो। ये आपको आश्चर्य नहीं लगता है? क्या आपको अभी भी नहीं लगता है कि आप फिजियोलॉजी से मुंह मोड़ करके चल जाओगे? विदाउट फिजियोलॉजी वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, नॉट ओनली द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो आप जो भी इस भौतिक दुनिया में जो भी चीज़ देखते हो ना, वो कहीं ना कहीं फिजियोलॉजी के कारण हो रहा है। प्लांट में फिजियोलॉजी है क्या? प्लांट क्या फंक्शन नहीं करता है? फोटोसिंथेसिस वगैरह वगैरह पढ़ा होगा। तो हर एक चीज़ को, अगर कहते हैं ना, कोई गाड़ी अगर फंक्शन ठीक से नहीं करेगा तो वो गाड़ी कुछ दिन में खराब हो जाएगा। तो उसमें भी फिजियोलॉजी है, उसमें भी मैकेनिज्म है। बट फिलहाल हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि जिसके पास जीवन है, एंड हमने किसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जनरली हम ह्यूमन के ऊपर करेंगे। वैसे फिजियोलॉजी का डिफरेंट और एस्पेक्ट होता है, जैसे कि फिजियोलॉजी कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, आपका वायरस के फिजियोलॉजी को बोला जाता है वायरस फिजियोलॉजी। सेलुलर, आपके बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल है तो इसके फिजियोलॉजी को बोला जाता है सेलुलर फिजियोलॉजी। फिर प्लांट के फिजियोलॉजी को बोला जाता है प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट का जो फंक्शन होता है। इन वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी, फिर वर्टिब्रेट फिजियोलॉजी, उसके बाद मैमलियन फिजियोलॉजी भी आपका आएगा, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज नोन एज ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो हम जो पढ़ेंगे वो ह्यूमन फिजियोलॉजी सेंट्रिक होगा। हम जो पढ़ेंगे वो किसके ऊपर सेंट्रिक होगा? ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर सेंट्रिक होगा। नाउ एंड इसी के साथ साथ ये और भी बहुत सारा सब डिवीज़न है। यहाँ पर तो मैंने कुछ चुनिंदा ऐसे लिखा है, लेकिन बहुत सारा फिजियोलॉजी और भी होता है। आपके आई के फिजियोलॉजी सब डिवीज़न हो जाएगा ना, मेनी मोर सब डिवीज़न। भाई आई के फिजियोलॉजी होता है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कैसे फंक्शन करता है उसका भी फिजियोलॉजी होता है। रेनल, आपका जो रेनल मतलब किडनी, उसका ही फिजियोलॉजी होता है। ब्रेन का फिजियोलॉजी होता है, हर एक ऑर्गन का फिजियोलॉजी होता है। ठीक है, तो ये हम आगे चल करके देखेंगे।
नाउ ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर देखा जाएगा तो ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है जरा देखते हैं। द साइंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड मैकेनिज्म ऑफ अ ह्यूमन बॉडी दैट मेक्स इट ए लिविंग बीइंग। अब तक मैंने जो प्रवचन दिया था शायद उसका जो निचोड़ है वो इसी लाइन पर केंद्रित है। जितना प्रवचन अब तक दिया है शायद ये लाइन उसको पूरा जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, द साइंस ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड मैकेनिज्म ऑफ अ ह्यूमन बॉडी दैट मेक्स इट ए लिविंग बीइंग। ये हमें क्या कर रहा है, जीवित रहने के लिए सहायता करता है, साहाय्य करता है। ऐसा नहीं कि आप अगर फिजियोलॉजी नहीं पढ़ोगे तो आप मर जाओगे, ऐसा नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो फिजियोलॉजी के ऊपर उनका कोई ज्ञान नहीं, फिर भी वो जीवित है कि नहीं, वो जीवित है। लेकिन हम जीवित कैसे हैं, क्या ये आपको मतलब जानने का अधिकार नहीं हो रहा है कि हम कैसे जीवित हो रहे हैं, कैसे हम मर जा रहे हैं। ठीक है, एक समय आता है हमें मृत्यु प्राप्त होता है, एक समय आता है हम जीवित रहते हैं, एक समय आता है हमें रोग ग्रसित कर देता है। तो जब रोग की बात आएगा वो आप पढ़ोगे पैथोफिजियोलॉजी में, करेक्ट। नाउ द फैक्ट दैट वी रिमेन अलाइव इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम। कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम कहने का मतलब है हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम होता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसके बाद आपका बहुत सारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है ना। तो ये सिस्टम क्या करता है, आपस में कोऑर्डिनेट करता है। एंड इसका जो हेड ऑफिस है वो क्या है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्योंकि सारे चीज़ को कंट्रोल कौन करता है, आपका दिमाग करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनी स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, करेक्ट। नाउ देखो ये फिजियोलॉजी हमें किस तरह से एक आइडिया देता है। देखो जब आपको हंगर लगता है, जब आप अत्यधिक मतलब भूखिला आपको महसूस करते हो, या नॉर्मल सेंस में आपको अगर कभी भूख लग रहा है तो आप क्या करते हो, फूड के लिए जाते हो, मतलब खाद्य अन्वेषण में जाते हो। कैसे जाते हो, क्योंकि आपके पेट को भूख लग रहा है, अभी आपको फूड चाहिए, तो आप ऑटोमेटिकली क्या करोगे, फूड के लिए निकल जाओगे। उसी तरीके से ये कैसे काम करता है, इसका मतलब आपने पहले कभी खाया था, अब आपका खाद्य का पाचन हो गया है, एंड पाचन होने के बाद अब आप क्या कर रहे हो, मल मूत्र त्याग करके जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आप छोड़ रहे हो, बाहर छोड़ रहे हो, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हो। एंड जब पुराना नया चीज़ पुराना बन जाएगा तब हम इसको एज ए फेकल मैटर के थ्रू छोड़ देते हैं। तो पुराना चीज़ नया चीज़ अब पुराना बन गया। जब नया चीज़ पुराना बन गया तो फिर से नया रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्टोमक अब खाली हो गया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से खाद्य के अन्वेषण में जाएंगे, फिर से हम कुछ ना कुछ खाएंगे एंड जीवित रहेंगे। लेकिन ये जो खाद्य का डाइजेशन होता है कैसे होता है, कैसे हमें भूख लगता है, यही तो पढ़ना है ना, यही तो पढ़ना है। ठीक है, उसी तरह से फियर मेक्स अस टू सीक रिफ्यूज। जब हमको भय लगता है तब हम क्या करते हैं, कहीं पर किसी के शरण में जाते हैं। ठीक, किसी के शरण में जाते हैं, किसी आश्रय को हम खोजते हैं। तो ये भी हमारा फिजियोलॉजी है। उसी तरह से हमें अगर कोल्ड सेंसेशन लगेगा, आप अभी हिमालय में चले जाओगे तो आपको कोल्ड लगेगा, तो कोल्ड अगर सेंसेशन आपको फीलिंग होगा तो आप उस जगह पर क्या खोजोगे, कहीं पर अगर थोड़ा हमें गर्म वातावरण मिल जाए, क्योंकि बॉडी ऑटोमेटिकली चाहेगा, ऑटोमेटिकली ये प्रोसेस होगा। ठीक है, नाउ द फैक्ट दैट वी आर सेंसिंग, फीलिंग एंड नॉलेजेबल बीइंग इज पार्ट ऑफ ऑटोमेटिक सीक्वेंस ऑफ लाइफ। ये हमारा लाइफ का, देखो हम जो भी चीज़ टच कर रहे हैं, किसी को सुन रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, एंड हम इवन इफ हम ज्ञान को ले रहे हैं अपने अंदर, तो
वो क्या दिखाता है, वो हमारा लाइफ का एक ऑटोनोमिक पार्ट को दिखाता है, दर्शाता है कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो रहा है। लेकिन अगर ये ऑटोमेटिक हो रहा है तो इस ऑटोमेटिक का भी कोई फिजियोलॉजी होगा। ऐसा तो नहीं कि ऑटोमेटिक हो जा रहा है। ऑटोमेटिक अगर हो रहा है तो इस ऑटोमेटिक को कौन ऑटोमेटिक कर रहा है, तो इसके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। करेक्ट। नाउ विदाउट दिस वी कैन नॉट मेंटेन आवर लाइफ विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वन। भाई देखो, आपको अगर ज़्यादा ठंड लग रहा है, ज़्यादा आप भूखीला लग रहे हो, अगर आपको उस वक्त खाना नहीं मिलेगा, अगर आपको उस वक्त गर्म वातावरण नहीं मिलेगा, आप फीवर है, आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है और बॉडी ने उस टेम्परेचर को कम नहीं कर रहा है। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव फीडबैक में क्या बताया था कि कोई चीज़ बढ़ रहा है तो ये उसको क्या करेगा, डाउन करेगा। नेगेटिव फीडबैक का डेफिनेशन क्या है, जो कि फीडबैक दैट रिड्यूसेस द आउटपुट ऑफ ए गिवन सिस्टम। ठीक है, कोई भी हार्मोन ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहा है तो इसको नेगेटिव फीडबैक के माध्यम से बैक टू द नॉर्मल पॉइंट को ले आना, इसी को बोला जाता है नेगेटिव। उसी तरह से पॉजिटिव, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या है, फीडबैक दैट इंक्रीजेस द आउटपुट ऑफ ए सिस्टम। मतलब कोई चीज़ ज़्यादा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है या फिर ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगा, उसको वृद्धि कराएगा। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी का एक सिस्टम है। मान लीजिए ये सिस्टम अगर ख़राब हो जाएगा हमारे बॉडी में, ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, क्योंकि ये दोनों का काम क्या है, शरीर को एक बैलेंस मेंटेन करने का काम करते हैं। और अगर शरीर बैलेंस नहीं रहेगा तो आप मरने की कगार पर आ जाओगे, या फिर आपका कोई डिस्फंक्शन होगा, या फिर आपका कोई डिसऑर्डर होगा, या फिर आप रोगाक्रांत बन जाओगे। तो ये हमने फिजियोलॉजी के ऊपर एक छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो एंड ये चैनल को स्प्रेड कर सकते हो। जिनको इस ज्ञान की ज़रूरत है तो आप वहाँ तक इसे स्प्रेड कर सकते हो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। एंड अगले लेक्चर में हम देखेंगे सेल्स आर द लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी। क्यों कहा जाता है सेल को लिविंग यूनिट ऑफ द बॉडी, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।